हाय दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित भारतीय नागरिकों को उनको कुछ अधिकार देते हैं जो सरकार द्वारा सामान्य स्थिति में इसको सीमित नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार को अगर हम लोग देखेंगे तो मौलिक अधिकार, ये अधिकार शब्द मौलिक नागरिकों को दिए गए अधिकारों सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन ने दिया था। जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। फिर उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया था। इसमें भी नागरिकों के अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद सन 1789 में फ्रांस ने अपने नागरिकों को पृथक रूप से कुछ अधिकारों की चर्चा दी थी, जिसको ही मौलिक अधिकार कहा गया था। सबसे पहले मौलिक अधिकार मतलब अधिकार 1215 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसके बाद इसी समय में किया गया था। मगर हम लोगों ने जो मौलिक अधिकार अपने भारतीय संविधान में रखा है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से है। हम लोग देखेंगे इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इस मौलिक अधिकार का जो गारंटी लेता है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है। मतलब इसे सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जा सकता है या फिर प्रहरी भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को। अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों में आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 12 और 13 को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 12 और 13 को समझना भी जरूरी है। अब देखेंगे तो आर्टिकल 12 में हम लोगों को देता है राज्य की परिभाषा। यहाँ पर राज्य की परिभाषा से क्या चीज़ मतलब है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर के राज्य की परिभाषा का मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर संसद भी हो सकती है, या फिर राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, या फिर विधानमंडल भी हो सकता है। विधानमंडल भी है, मतलब हो सकता है नहीं, विधानमंडल भी है इसके राज्य की परिभाषा में। या फिर कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी जैसे कि SCCL, BCCL, भेल, IOCL, ये सब जो भी अंडरटेकिंग कंपनी रहेगी, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी रहेगी, वो भी राज्य की परिभाषा में आएगी। इवन या तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग हो या ना हो, मगर वो राज्य की मतलब राज्य का या फिर स्टेट का कोई काम कर रहा है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कोई भी स्टैंड, जैसे कि रेलवे स्टेशन में देखते हैं टेम्पो स्टैंड या फिर बाइक स्टैंड जो रहता है, वो भी राज्य की परिभाषा में आएगी, क्योंकि वो भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट के तहत ही नियमों का पालन करते हुए वो क्या कर रही है, वहाँ पर काम कर रही है, तो वो भी मतलब राज्य की परिभाषा में आएगी। या फिर हम लोग देख लेते हैं दिल्ली मेट्रो वगैरह हो गया, ये सब भी राज्य की परिभाषा में आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे राज्य की परिभाषा में तो ये सब आ गई, चलो ठीक है, सही बात है। मगर यहाँ पर BCCI राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी। BCCI राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत लोगों को ये रहती है कि राज्य की परिभाषा में ज्यूडिशरी आती है कि नहीं, मतलब न्यायालय आता है कि नहीं राज्य की परिभाषा में, इसका कन्फ्यूजन था। बहुत लोग बोलते हैं कि न्यायालय राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, जुडिशियरी राज्य की परिभाषा में नहीं आता। मगर यहाँ पर 1988 का एक केस हुआ था AN अतुल्य और RS नायक के बीच में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मगर कब आ सकती है और कब नहीं आ सकती इसको भी डिफाइन किया गया था। तो यहाँ पर जब राज्य की परिभाषा में आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में होगी, कब होगी, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी बिल मतलब कानून बना रही है, कानून को इंट्रोड्यूस कर रही है, तब ये राज्य की परिभाषा में आएगी। काहे कि इस समय कोई भी मतलब किसी का मौलिक अधिकार खत्म ना हो कानून बनाते समय। मगर जब सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है तब उस समय वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगी। मतलब इस समय राज्य की परिभाषा में क्यों नहीं आ सकती, तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा जब कोई सजा सुनाते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 21 के तहत मान लेते हैं किसी को फांसी की सजा सुना दिया गया, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पास आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है, मतलब उसका आर्टिकल 21 क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का मतलब आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा है भी और नहीं भी है कब, जब वो कानून बना रही है तब वो राज्य की परिभाषा में काउंट होगी, बट जब वो डिसीजन दे रही है तब वो राज्य की परिभाषा में काउंट नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 13 में। अब देखेंगे आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 क्या है, तो आर्टिकल 13 अल्पीकरण करता है, कानूनों का अल्पीकरण करता है। यहाँ पर मैं सिर्फ अल्पीकरण लिख दे रहा हूँ। अल्पीकरण इसका मतलब यह है कि जब भी कोई सरकार मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कानून बनाती है या फिर मौलिक अधिकार को कम करने की या खत्म करने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार है न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट उस कानून को या तो खत्म कर सकती है, या तो पूरी तरह से खत्म कर सकती है, या फिर उसको शून्य मान सकती है। मतलब पूरी तरह से भी खत्म कर सकती है, कम मतलब थोड़े से पार्ट को भी खत्म कर सकती है, या पूरी तरह से उसको शून्य मान सकती है। ये आर्टिकल 13 में अल्पीकरण कहा गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि गवर्नमेंट कोई भी काम अपनी मर्जी से ना करे, मतलब किसी का मतलब मौलिक अधिकार भी हनन ना हो, किसी का मौलिक अधिकार हनन ना हो। मगर ये तो आर्टिकल 13 के तहत हो गया। आर्टिकल 13 में कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया था, जैसा कि संविधान ये देखेंगे 99वां संविधान संशोधन, जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय में या फिर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए ये 99वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसको खत्म क्यों किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कोलेजियम के तहत होती है, बट इस कोलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य भी होते हैं। यही कोलेजियम तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा करके। अब बट यहाँ पर 99वां संविधान संशोधन के थ्रू यहाँ पर लाया गया था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें 2 मंत्री थे, 2 जज होते थे, 2 समाजसेवी और 1 राष्ट्रपति होते थे। यहाँ पर देखेंगे तो 99वां संविधान संशोधन में ये कोशिश किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में राजनीति का कोई ना कोई हस्तक्षेप हो। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वां संविधान संशोधन को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। बट ये तो हो गया गवर्नमेंट की बात। मगर यहाँ पर देखेंगे कि कोई सरकार ऐसा कानून बना देती है जिसमें नागरिकों का मौलिक अधिकार का हनन हो, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत एक रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिससे नागरिकों को मौलिक अधिकार का हनन ना हो। या फिर हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये हाई कोर्ट अगर जाते हैं तो हाई कोर्ट को पावर है आर्टिकल 226 के तहत, ये रिट जारी करता है, ये भी रिट जारी करता है। मगर दोनों में रिट जारी करने में सबसे ज़्यादा पावर हाई कोर्ट का होता है। मतलब रिट जारी करने का सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है। ये याद रखना है हम लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार के पार्ट्स को देखते हैं। हम लोगों को पता है मौलिक अधिकार में शुरुआती समय में मौलिक अधिकार हमारे पास 7 थे, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके
हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और आर्टिकल 300A के अंदर रख दिया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसे संपत्ति के अधिकार को हटा करके हम लोगों ने कानूनी अधिकार बना दिया था। कब के समय? 1978 में। और कानूनी अधिकार किस आर्टिकल में रखे? तो हम लोगों ने 300A में रखा। यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे चुनाव के बारे में, और आर्टिकल 6 और बचे हैं। आर्टिकल 6 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1978 में ये काम हुआ था। मतलब संपत्ति के अधिकार में ये था, जैसे मान लेते हैं किसी आदमी का गवर्नमेंट एक रोड बनाना चाहती है, सपोज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई रोड बनाना चाहती है, उसके बीच में एक मकान आ जाता है या फिर किसी का ज़मीन आ जाता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक इससे पहले 1978 से पहले क्या करना था कि ये अगर मकान नहीं दे रहा है तो इसको अलग से रोड बनाना था। मतलब ये मकान बेचे या ना बेचे, गवर्नमेंट को अपना रोड अलग कर लेना था। बट 1978 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट इससे मुआवजा दे करके, हालांकि मुआवजा 3 गुना हो सकती है उस ज़मीन का, 3 से 4 गुना डिसाइड किया गया था, तो इस घर को हटा करके क्या कर सकते हैं, मतलब रोड निकाल सकते हैं, और ये ज़रूरी भी था। परंतु 1978 में ही देखेंगे तो जब 1977 के बाद इमरजेंसी खत्म हुआ था, तब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन लाया था, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री उस समय उस समय तो मोरारजी देसाई थे, मगर इंदिरा गांधी ने इसको अच्छे से भुनाया और ये सब लोगों के बीच में रखा, इस बातों को रखा कि गवर्नमेंट आपकी ज़मीन छीनना चाहती है। फिर उसके बाद 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। कल हम लोग देखेंगे इन 6 मौलिक अधिकारों में सिर्फ समानता का अधिकार देखेंगे, समानता का अधिकार अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद पूरे 6 को खत्म करेंगे। थैंक यू।